नमस्कार बच्चों, मैं नीतू मुंजाल, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षिका, केंद्रीय विद्यालय CMM। आज मैं आपको कक्षा 8 की वसंत बुक, जैसे आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में से आपका पाठ संख्या 11 करवाने जा रही हूँ, जिसका नाम क्या है? जब सिनेमा ने बोलना सीखा। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आप वहाँ से मेरे साथ साथ समझेंगे और मेरे द्वारा बताए गए कठिन शब्द और उपसर्ग, प्रत्यय या फिर विदेशी शब्द, जो कुछ भी बताया जाएगा इस वीडियो की अंत में, वह आपको दिया जाएगा। आप उसे देखेंगे और फिर अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे पाठ का शीर्षक क्या है? जब सिनेमा ने बोलना सीखा। और इसके लेखक कौन हैं? प्रदीप तिवारी। और सबसे पहले हमारे पाठ की जो शीर्षक है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जब सिनेमा ने बोलना सीखा। अब सिनेमा से आप क्या समझते हैं? जैसे ही सिनेमा शब्द सुने तो हमारे माइंड में क्या आएगा? मूवी आएगी, है ना, फिल्म आएगी। तो जब सिनेमा ने बोलना सीखा, जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है तो क्या करता है? जब उसे बोलना नहीं आता तो अपनी बात को समझाने के लिए क्या करता है? इशारे से अपनी बात समझाता है ना, हाथों की मूवमेंट से और इशारे से बोलकर वो अपनी बात समझाता है। उसी तरह जब सिनेमा जगत में, यानी कि जब फिल्में बननी स्टार्ट हुई, शुरू में उसमें साउंड नहीं होती थी, तब जो मूवी बनती थी, जो फिल्म बनती थी, उसमें सिर्फ अपने हाथों के एक्शन के माध्यम से ही अपनी बात को समझाया जाता था। तो उसके बाद जब सिनेमा ने तरक्की की तो ऐसी मूवी बनने लगी जिसमें साउंड भी आ गई। तो इसीलिए ये बताया गया है कि कब सिनेमा ने बोलना सीखा, अर्थात सिनेमा में ऐसी मूवी कौन सी बनी, पहली कौन सी ऐसी मूवी बनी जिसमें साउंड आ गई, है ना। तो जब सिनेमा ने बोलना सीखा, इस शीर्षक के माध्यम से इस पाठ में ये बताया गया है कि सिनेमा जगत की पहली बोलती फिल्म, अर्थात ऐसी पहली मूवी जिसमें साउंड आ गई थी, वह कौन सी मूवी थी, उसके माध्यम से सिनेमा जगत में क्या क्या चेंजेस आए, उसमें कौन से अभिनेता ने काम किया, कौन सी अभिनेत्री ने काम किया और उसके बाद क्या क्या परिवर्तन आए, ये सभी कुछ हम इस पाठ में पढ़ेंगे। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वे सभी सजीव थे, सांस ले रहे थे, 100% बोल रहे थे। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए थे, उनको बोलते बातें करते देखो। अब ये जो पहली 2 लाइनें हैं, पहली 2 पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां पहली जो बोलती फिल्म आई थी, यानी कि पहली साउंड वाली जो मूवी आई थी, उसके जब पोस्टर छपे थे, उन पोस्टरों पर ये 2 लाइनें, ये 2 पंक्तियां लिखी गई थी। अब इस पंक्तियों का अर्थ क्या है? वे सभी सजीव हैं, क्योंकि इससे पहले कोई ऐसी मूवी नहीं आई थी जिसमें साउंड थी। तो अब उसमें साउंड भी आ गई, यानी कि जो भी अभिनेता उसमें अभिनय कर रहा था और साथ में बोल भी रहा था। और जब तक कोई चीज़ नहीं बोलती तब तक हम उसको कहते हैं ना कि ये नॉन लिविंग थिंग है ना, नहीं बोलती। जब कोई बोलता है तो हमें पता चल जाता है कि हाँ, ये जीवित है ना, लिविंग थिंग्स है। तो ये सभी सजीव हैं। तो उसके पोस्टर पे क्या लिखा था? इस मूवी के अंदर जो भी अभिनेता काम कर रहे हैं, जो भी अभिनेत्रियां काम कर रही हैं, वह बोल रही हैं, इसीलिए वे सभी सजीव हैं। सजीव हैं मतलब कि लिविंग है, ठीक है, जीवित हैं, सांस ले रहे हैं, अर्थात वे लोग बात भी कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं। इसके माध्यम से बताया गया। 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए हैं। 78 मतलब 78 लोगों ने इस
मूवी में, इस फिल्म में काम किया था, जिसको बताया गया था, इसके पोस्टर में लिखी हुई इस पंक्ति के माध्यम से बताया गया कि इस मूवी के अंदर कितने लोग काम कर रहे थे, 78, यानी कि 78 लोग इसमें काम कर रहे हैं। उनको बोलते बातें करते देखो। और मूवी के पोस्टर पे क्या लिखा था, इस मूवी को देखो, वो आपस में बात भी करेंगे और आप सुन भी सकते हो। ठीक है। देश की पहली सवाक फिल्म आलम आरा के पोस्टर पर विज्ञापन की ये पंक्तियाँ लिखी हुई थी। अब लेखक कहते हैं देश की पहली साउंड वाली जो मूवी बनी थी, यानी कि पहली बोलती फिल्म, यहाँ पे शब्द यूज़ किया है सवाक। सवाक का अर्थ होता है, वाक होता है संस्कृत का शब्द है ना, वाक का अर्थ क्या होता है, बोलना, यानी कि पहली बोलने वाली मूवी। बोलने वाली मतलब कि ऐसी मूवी जिसमें क्या था, साउंड था। ऐसी पहली मूवी जिसका नाम क्या था, आलम आरा था। जब उस मूवी का पोस्टर निकाला गया, किसके, विज्ञापन के लिए, विज्ञापन मतलब एडवर्टाइजमेंट के लिए जब पोस्टर छपा, उस पोस्टर पर कौन सी पंक्तियाँ लिखी हुई थी, पहली 2 पंक्तियाँ जो हम पढ़ चुके हैं, वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, ये वाली 2 पंक्तियाँ लिखी हुई थी। ठीक है। आगे देखिए, 14 मार्च 1931 की यह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। और ये जो मूवी रिलीज़ हुई थी, यानी कि ये जो मूवी बनी थी, वो कब रिलीज़ हुई थी, वो उसकी डेट लिखी है 14 मार्च 1931। यह एक ऐतिहासिक क्या होता है कि इतिहास में वो तारीख जो है वो दर्ज हो गई, इतिहास से जुड़ा हुआ ऐतिहासिक। अब ऐतिहासिक शब्द के अंदर क्या है, इतिहास मूल शब्द है और इक क्या है, प्रत्यय। जो मूल शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ को बदल दे वो क्या कहलाता है, प्रत्यय। तो ऐतिहासिक शब्द आया है ना, ये देखिए, ऐतिहासिक में इतिहास क्या है, मूल शब्द, और इक क्या है, प्रत्यय। तो अब लेखक क्या कहता है, ये ऐसी तारीख थी जिसे इतिहास में दर्ज किया गया था। क्यों, क्योंकि इसी डेट को, इसी तारीख को पहली साउंड वाली मूवी जिसका नाम आलम आरा था, वो क्या हुई थी, रिलीज़ हुई थी। ठीक है। इस दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। हालांकि यह दौर ऐसा था, दौर होता है समय, लेखक कहता है हालांकि ये दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। मूक सिनेमा, मूक का अर्थ होता है गूंगा, जो ना बोल सके। ठीक है। अब लेखक कहता है हालांकि उस समय ऐसी मूवी जिसमें साउंड नहीं था, ऐसी मूवी जिसमें साउंड नहीं था, वो पूरी तरह लोकप्रिय, लोगों को अच्छी लगने लग गई थी। हालांकि ये वो समय था जब लोगों को बिना साउंड वाली मूवी अच्छी लगती थी। ठीक है। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई थी, उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी थी। सबसे पहले यहाँ पर एक शब्द आया है, कौन सा, प्रदर्शित। ठीक है। तो प्रदर्शित एक ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग भी लगा है और प्रत्यय भी लगा है। उपसर्ग, दर्श होता है देखना, दर्श मूल शब्द, और इत क्या है, प्रत्यय, प्रदर्शित। ठीक है। तो लेखक यहाँ पे क्या कह रहे हैं, लेखक कह रहे हैं कि जिस साल ये आलम आरा साउंड वाली मूवी प्रदर्शित हुई थी, रिलीज़ हुई थी, उसी साल बहुत सारी ऐसी मूवी अलग अलग भाषाओं में रिलीज़ हुई थी जिनमें साउंड नहीं था। ठीक है। मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। लेखक कहता है जब ये मूवी रिलीज़ हुई उसके बाद साउंड वाली मूवी बनने का दौर, मतलब समय शुरू हो गया था। ठीक है। अगला हम करते हैं, अगला पहरा यहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से मैंने मार्क किया। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशीर एम ईरानी। अब पहली बोलती फिल्म का नाम ऊपर पड़ा आलम आरा, किस डेट को रिलीज़ हुई थी, ऊपर पढ़ लिया, लेकिन इसके जो क्या थे, फिल्मकार यानी कि निर्देशक कौन थे, अर्देशीर एम ईरानी थे जिनका नाम था। ठीक है। याद रखना है आपको, मूवी का नाम,
किस डेट को रिलीज़ हुई थी, और इसके जो निर्देशक थे यानी कि फिल्मकार थे वो अर्देशीर एम ईरानी थे। अर्देशीर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी। उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जागी। अब अर्देशीर एम ईरानी जो थे निर्देशक, उन्होंने क्या किया था, हॉलीवुड की एक मूवी देखी थी जिसका नाम क्या है, शो बोट। जब उन्होंने उस मूवी को देखा तो उनके मन में भी इच्छा हुई कि भारतीय सिनेमा में भी मैं साउंड वाली मूवी बनाऊं। यानी कि उनको आलम आरा मूवी बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली थी, हॉलीवुड की एक साउंड वाली मूवी, बोलती फिल्म, कौन सी, शो बोट। ठीक है, ये सब याद रखेंगे। आगे देखिए, पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। पटकथा होता है कहानी, स्टोरी, यानी कि जो उन्होंने मूवी बनाई उसकी स्टोरी उन्होंने कहाँ से ली थी, एक पारसी भाषा का एक नाटक था। ठीक है, सबसे लोगों में प्रिय, लोकप्रिय होता है लोगों में प्रिय, तो लोकप्रिय, लोगों में प्रिय, विग्रह किया इसमें तो में क्या आई, विभक्ति। जिस समास में विग्रह करने पर विभक्ति या कारक चिन्ह आ जाए तो वहाँ पर कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास। यानी कि यहाँ पर जो शब्द आया है कौन सा, लोकप्रिय शब्द, इसका विग्रह क्या आएगा, लोकप्रिय, लोगों में प्रिय, और कौन से समास का नाम, तत्पुरुष समास। ठीक है, चलिए अब इस पंक्ति में क्या कहा है लेखक ने, लेखक कहते हैं कि उन्होंने जो अपनी मूवी बनाई थी, आलम आरा जो मूवी बनाई थी, किसने, अर्देशीर एम ईरानी ने, उसकी जो पटकथा थी यानी कि उसकी जो कहानी ली थी वो पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय, लोगों में जो बहुत प्रिय नाटक था उससे ली थी। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए थे। ठीक है, एक इंटरव्यू में अब वो लेखक कहता है कि जब ये मूवी बनी थी आलम आरा तो पारसी रंगमंच के नाटक से कहानी तो ली गई थी, लेकिन इस नाटक के अंदर जो गाने थे उसमें बिना किसी बदलाव के, ज्यों के त्यों होता है, बिना किसी बदलाव के आलम आरा फिल्म में ले लिया गया था। एक इंटरव्यू में अर्देशीर ने उस वक्त कहा था, हमारे पास कोई संवाद होता है, बातचीत करना, है ना, जैसे मूवी में क्या होगा, डायलॉग होते हैं, डायलॉग मतलब संवाद। जब एक इंटरव्यू में अर्देशीर जो निर्देशक थे उनसे जब कुछ प्रश्न पूछे गए तो उन्होंने उन प्रश्नों के उत्तर में कहा कि उस वक्त मतलब समय, और वक्त कौन सी भाषा का शब्द है, उर्दू भाषा का, यानी कि ये कौन सा, विदेशी शब्द है। ठीक है, हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था। संवाद लेखक मतलब कि डायलॉग लिखने वाला हमारे पास उस समय कोई नहीं था। संवाद होता है बातचीत, जो हीरो हीरोइन के बीच में बातचीत होती है उसको क्या बोलते हैं, डायलॉग। तो संवाद लिखने वाला, डायलॉग लिखने वाला कोई नहीं था। और उन्होंने बोला कि गीतकार कोई नहीं था। गीतकार मतलब गीतों की रचना करने वाला, जो गीत लिखता है, गीतकार। ठीक है, कोई नहीं था। अब यहाँ पे एक शब्द आया है गीतकार, है ना। अब गीत यहाँ पे क्या है, मूल शब्द, और कार क्या है, प्रत्यय। जो मूल शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ को बदल दे वो क्या कहलाता है, प्रत्यय। तो मूल शब्द क्या हो गया, गीत, और कार क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। ठीक है ना। आगे उन्होंने क्या लिखा है, संगीतकार नहीं था। अब लेखक से जब निर्देशक से जब ये पूछा गया कि उन्होंने पारसी रंगमंच के नाटक से गाने ऐसे ज्यों के त्यों यानी कि बिना किसी बदलाव के क्यों लिए, तो उन्होंने उत्तर क्या दिया था कि हमारे पास डायलॉग लिखने वाला भी कोई नहीं था। ठीक है, संवाद लिखने वाला कोई नहीं था, गीत गाने वाला भी कोई नहीं था, और गीत लिखने वाला भी, संगीतकार होता है कि म्यूज़िक देने वाला भी कोई नहीं था। इन सब की शुरुआत होनी थी। अर्देशीर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी। अब अर्देशीर कहते हैं कि फिल्म के गाने तो मैंने ऐसे के ऐसे ले लिए, लेकिन उसकी धुनें जो हैं उन्होंने स्वयं चुनी थी। ठीक है, फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य यंत्र का उपयोग किया गया था, तबला, हारमोनियम, वायलिन,
का इस्तेमाल किया गया था। अब आपको ये बातें याद रखनी है कि आलम आरा जो फिल्म थी, पहली साउंड वाली फिल्म, उसमें कितने वाद्य यंत्र थे, यानी कि कितने साउंड थे, कितने साउंड के इक्विपमेंट थे, कौन से? 3, तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया था। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। अब ये लिखा है लेखक ने कि आलम आरा मूवी शुरू होने से पहले सभी के नाम आते हैं ना, कि ये हीरो है, ये हीरोइन है, ये निर्देशक है ना, ये प्रोड्यूसर है। तो जब वो मूवी में सभी के नाम आ रहे थे तो संगीतकार और गीतकार में किसी का नाम नहीं डाला गया था। ठीक है। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायन बने WM खान थे। पार्श्व गायक होता है पर्दे के पीछे बोलने वाला, जो सामने नहीं दिखाई देता, पर्दे के पीछे बोलता है, जो हमें ना दिखाई दे। पार्श्व गायन ऐसे बने थे जिनका नाम क्या था? WM खान। और पहला गाना इसका कौन सा था? दे दे खुदा के नाम प्यारे अगर देने की ताकत है। तो आपको याद रखना है इस मूवी का पहला गाना कौन सा था, और इसमें कोई संगीतकार नहीं थे, पर्दे के पीछे से बोलने वाले जो गायक थे, सिर्फ एक गायक का नाम लिखा गया था, WM खान, पहले गायक। ठीक है। आलम आरा का संगीत उस समय, अब देखिए यहाँ पे एक शब्द आया है, संगीत आया है ना, कौन सा शब्द आया है? संगीत। ये देखिए संगीत शब्द। अब यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? सम प्लस गीत। क्या होगा? सम प्लस गीत। वीडियो के अंत में आपको दिया जाएगा, रिटर्न में आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ी। ठीक है। तो क्या बोला गया है? आलम आरा का जो संगीत था ना, वो डिस्क के रूप में रिकॉर्ड नहीं किया गया। और इस फिल्म की शूटिंग कब हुई थी? रात के समय इस शूटिंग हुई थी, क्योंकि साउंड की प्रॉब्लम आती थी दिन में, तो रात के समय शूटिंग हुई थी। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन में प्रकाश में शूट कर लिया जाता था। अब मूक मतलब जिसमें साउंड नहीं होता था। ऐसी मूवी को पहले क्या करते थे कि दिन के समय में ही, जो सनशाइन होती है ना, सूर्य का प्रकाश, उसमें ही शूटिंग कर ली जाती थी। मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी। लेकिन आलम आरा पहली ऐसी मूवी बनी थी जिसमें शूटिंग कब हुई थी? रात को हुई थी। जब रात को शूटिंग हुई की तो क्या करते हैं, तब सनशाइन तो नहीं होती ना, तो कृत्रिम होता है, बनावटी लाइटें यूज़ करके शूटिंग हुई थी। यानी कि कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था पहली बार उपयोग की गई थी। यानी कि बनावटी लाइटों में शूटिंग करना पहली बार किसमें यूज़ किया था? पहली बोलती फिल्म आलम आरा में। और इससे पहले जो शूटिंग होती थी दिन में होती थी, लेकिन इस मूवी की शूटिंग कब हुई थी? रात में। ठीक है। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बनी। इसके बाद जो फिल्में बनी वो रात में भी शूट होने लगी, जिसे क्या बोलते हैं? प्रकाश प्रणाली। तो इस मूवी के बाद ही प्रकाश प्रणाली फिल्म जगत में, यानी कि सिनेमा जगत में आई और फिल्में की शूटिंग रात में होने लगी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आलम आरा ने भविष्य में कई स्टार और टेक्नीशियन तो दिए ही, अर्देशीर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 सवाक फिल्में बनाई। वो कह रहे हैं कि ये ऐसी फिल्म थी जिसके कारण सिनेमा में आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे टेक्नीशियन मतलब जिसमें जो मूवी बनाने में जो लोग योगदान देते हैं, ऐसे अच्छे अच्छे टेक्नीशियन भी दिए और अर्देशीर जैसे निर्देशक भी दिए, जिन्होंने भारतीय सिनेमा में कितनी 150 से अधिक मूक यानी कि बिना साउंड वाली मूवी बनाई और 100 सवाक होता है बोलने वाली यानी कि साउंड वाली फिल्में उन्होंने 100 बनाई। ठीक है। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। आलम आरा फिल्म जो थी ना, अरेबियन नाइट एक मूवी थी, उसके जैसी फैंटेसी थी। फैंटेसी होता है मौज मस्ती से भरी हुई, यानी कि आप बोलते हो ना फुल ऑफ एंटरटेनमेंट, ऐसी मूवी थी। कौन सी? आलम आरा।
फिल्म में हिंदी और उर्दू से मेल खाने वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया था। अब इस मूवी के अंदर जो शब्द थे वो हिंदी के भी थे और उर्दू भाषा वाले शब्द भी मूवी में यूज़ किए गए थे। ठीक है, इनमें गीत, संगीत और नृत्य के अनोखे संयोजन थे। ठीक है, संयोजन शब्द आया है, पहले उसे समझेंगे। संयोजन शब्द, इसमें संधि विच्छेद करेंगे, सम प्लस योजन। अब ये बताया इसमें गीत, संगीत और नृत्य के अनोखे संयोजन थे, यानी कि ये ऐसी मूवी थी जिसमें गीत भी थे, जिसमें साउंड भी था, जिसमें वाद्य यंत्र भी थे, यानी कि इन सभी चीज़ों का संयोजन होता है मिलन। इन सभी चीज़ों का अनोखा यानी कि अद्भुत मिलन इस फिल्म में देखा गया था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। फिल्म की नायिका जुबेदा थी। अब आलम आरा मूवी के अंदर नायिका का नाम क्या था? जुबेदा। और नायक कौन थे? विट्ठल। आपको याद रखना है आलम आरा मूवी कब बनी थी, उसके पोस्टर पर क्या लिखा था, उसके निर्देशक कौन थे, उसकी कहानी कहाँ से ली गई थी, गाने कहाँ से लिए गए थे, गायक का नाम क्या था, कितने वाद्य यंत्र थे, और उस मूवी में कौन कौन सी भाषा के शब्द उपयोग किए गए थे, उसके नायिका कौन थी, नायक कौन थे, ये सभी आपको याद होना चाहिए। वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। अब एक शब्द आया है यहाँ पर, पारिश्रमिक। पारिश्रमिक होता है वेतन भी कह सकते हो, सैलरी भी कह सकते हो, यानी कि जब मूवी की जाती है जो पैसे दिए जाते हैं नायक और नायिका को, वो भी कह सकते हो। ठीक है, अब ये कहा गया है कि ये दोनों जो हीरो हीरोइन थे वो उस समय सबसे ज़्यादा मूवी करने के लिए पैसे लेते थे, सर्वाधिक, सबसे अधिक। पारिश्रमिक यानी कि मूवी करने के लिए वो पैसे सबसे ज़्यादा लेने वाले नायक और नायिका थे। उनके चयन को लेकर एक किस्सा काफ़ी चर्चित है। जब उन्हें इस फिल्म के लिए साइन किया गया तो उससे रिलेटेड एक बात चर्चा में रही। कौन सी बात थी? विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किल आती थी। अब विट्ठल जो नायक था, क्योंकि फिल्म में हिंदी और उर्दू के शब्द थे तो वो उर्दू अच्छे तरीके से नहीं बोल सकता था। पहले उसका बतौर नायक चयन किया गया, मगर किसी कमी के कारण उसे हटाकर उसकी जगह महबूब को नायक बनाया गया। तो कुछ समय के बाद विट्ठल को मूवी से बाहर निकाल दिया गया और महबूब को नायक बना दिया गया, जिसके कारण विट्ठल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए वह मुकदमा कर दिया। अब वो नाराज हो गए और उन्हें मूवी से निकाल दिया गया था, इसीलिए उन्होंने क्या किया? मुकदमा कर दिया कोर्ट में। उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो मशहूर वकील थे। अब उस समय उनका मुकदमा, अब यहाँ पे एक शब्द आया है क्या? मुकदमा। एक शब्द आया मशहूर, एक आया है वकील। ये तीनों कैसे शब्द हैं? विदेशी शब्द। कौन सी भाषा के? उर्दू भाषा के। जो शब्द किसी अन्य भाषा से हिंदी में ले लिए जाएं उन्हें कहा जाता है विदेशी शब्द। और ये तीनों क्या है? विदेशी शब्द। और कौन सी भाषा के? उर्दू के। अब जो विक्टिम था वो मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा था, जो उस समय के फेमस वकील थे, ये बोला गया। ठीक है, विट्ठल अपना मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। अब विट्ठल को पहले बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने मुकदमा किया, वो मुकदमा जीत गए और फिर से उन्हें आलम आरा फिल्म का नायक बना लिया गया। ठीक है, उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे। स्टंटमैन आपको पता है ना, स्टंटमैन का अर्थ करतब दिखाने वाला, स्टंट करने वाला। तो ये बोला गया है कि इसके बाद हिंदी और मराठी की बहुत सारी फिल्मों में वो नायक रहे। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे और आगे चलकर जो फिल्मों उद्योग में प्रमुख स्तंभ रहे। अब यहाँ पे एक शब्द आया है फिल्मोद्योग। अब यहाँ पे संधि विच्छेद करेंगे, फिल्म प्लस उद्योग। ठीक है, ये संधि विच्छेद है इसका। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। अब ये बताया ये फिल्म कब रिलीज़ हुई थी, ये याद रखना है, डेट भी याद रखना है, और पहली बार कहाँ पर? मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली। हाउसफुल किसका शब्द है?
अंग्रेजी का, ये भी क्या है, विदेशी शब्द है। और मैजेस्टिक भी क्या है, विदेशी शब्द, अंग्रेजी भाषा का। भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण कर पाना मुश्किल हो गया था। ये मूवी इतनी चली, 8 हफ्ते तक हाउसफुल मूवी चली और इतने लोग देखने के लिए आते थे कि पुलिस उन पर कंट्रोल नहीं कर पाई। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया। अब यहाँ पे एक शब्द आया, समीक्षकों। समीक्षक होते हैं क्रिटिक्स, ऐसे लोग जो मूवी की अच्छी बातों के बारे में भी बोलते हैं और बुरी बातों के बारे में भी बोलते हैं। तो समीक्षकों ने इसे क्या बताया, भड़कीली फैंटेसी। फैंटेसी मतलब एंटरटेनमेंट से युक्त, तो उन्होंने भी इस फिल्म को एंटरटेनमेंट से युक्त बताया। मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी। इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद बनाया गया था। पहले फिल्म में क्या करते थे, एक रोल की तरह रील में फिल्म बनती थी ना, तो ये फिल्म क्या थी, 10,000 फुट लंबी थी और 4 महीने लगे थे इस फिल्म को बनाने में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से। सवाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों को और अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। इसके बाद जो मूवी बनती थी ना, बोलने वाली, साउंड वाली, उसके लिए पौराणिक कथाओं जैसे कि रामायण महाभारत की जो कहानियां हैं उस पे फिल्में बनने लग गई साउंड वाली, है ना। और अरबी प्रेम कथाओं, यहाँ पे प्रेम कथाओं लिखा है, प्रेम कथा या प्रेम कथाओं, यहाँ पे कौन सा समास है, प्रेम की कथा। बीच में क्या आई, कारक विभक्त, कारक चिन्ह आया है ना, जहाँ पे कारक चिन्ह आए कौन सा समास, तत्पुरुष समास। यानी कि प्रेम कथा के बीच में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। अब लेखक कहता है इसके बाद जो भी साउंड वाली मूवी बनी उसके लिए या तो पौराणिक कथाएं, कहानियां ली गई, या फिर अरबी और फारसी, अरबी नाटकों की प्रेम की कहानियां लेकर कथाएं मूवी बनने लगी। इसके अलावा सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी। ऐसी ही एक फिल्म थी खुदा की शान। तो लेखक कहता है इसके बाद जो सोशल एस्पेक्ट होते हैं, यानी कि सामाजिक विषय होते हैं, समाज में जिसके बारे में बात होनी चाहिए, जो बुराइयां हैं उन्हें दूर करने के लिए जो फिल्में बनती हैं वैसी फिल्में बनने लगी। और ऐसी ही एक सामाजिक विषय पर बनी फिल्म थी जिसका नाम खुदा की शान था। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। अब ये जो मूवी बनी थी खुदा की शान, इसमें एक किरदार था जो कैसा था, महात्मा गांधी के जैसा था। यानी कि एक रोल था, किरदार होता है रोल, एक रोल ऐसा था जो महात्मा गांधी के जैसा था। इसीलिए इस कारण सवाक सिनेमा को ब्रिटिश प्रशंसकों की तीखी नज़र का सामना करना, तीखी नज़र का सामना करना यानी कि विरोध का सामना करना। अब ब्रिटिश अंग्रेजी सरकार तो विरोध करेगी क्योंकि उसमें गांधी जी के जैसे व्यक्ति का एक रोल था, है ना, तो इसीलिए अंग्रेजी सरकार ने उसका विरोध किया। सवाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत करने वाले निर्माता निर्देशक अर्देशीर इतने विनम्र थे। अब ये बताया गया सवाक सिनेमा यानी कि कहाँ से शुरुआत हुई थी, आलम आरा, और उसका निर्देशक कौन था, अर्देशीर थे। कौन, एम ईरानी। उनके बारे में बताया गया कि वे कैसे थे, विनम्र थे। अब यहाँ एक शब्द आया विनम्र, वी क्या है उपसर्ग और नम्र क्या है मूल शब्द। ठीक है, 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे हुए। अब आलम आरा रिलीज हुई थी, उस मूवी को 25 साल कंप्लीट हो गए 1956 में। ठीक है, तब उन्हें सम्मानित किया गया, किसकी, अर्देशीर एम ईरानी को। ठीक है, और उन्हें क्या कहा गया, भारतीय सवाक फिल्मों का पिता, यानी कि भारत में जो बोलने वाली फिल्में हैं उनका फादर कहा गया, गॉड फादर कहा गया। ठीक है, किसको, अर्देशीर को। आगे पढ़ते हैं। कहा गया तो उन्होंने इस मौके पर कहा कि मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है। खिताब कौन सा है, उर्दू भाषा का शब्द, विदेशी शब्द। खिताब मतलब कि मुझे इतना बड़ा सम्मान देने की ज़रूरत नहीं है। लेखक कहता है वो इतने विनम्र थे कि उन्हें जब बोलती फिल्मों का पिता कहा गया ना, तो उन्होंने कहा कि मुझे इतना बड़ी तारीफ़, इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान दिया है। मैंने देश के लिए जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैंने बस उससे निभाया और उसका योगदान दिया। उन्होंने कहा जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीखा, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की ज़रूरत भी शुरू हो गई। अब लेखक कहता है जब पहली बार
सिनेमा ने बोलना सीखा, अर्थात सिनेमा में बोलने वाली पहली मूवी आई, तब क्या हुआ, उसके बाद सिनेमा में जो लोग काम करने के लिए आते थे, नायक और नायिका, तो पढ़े लिखे नायक नायिकाओं की ज़रूरत पड़ गई। यहाँ पे क्या लिखा है, अभिनेता अभिनेत्रियों, अभिनेता क्या है, पुल्लिंग, और इसका स्त्रीलिंग क्या आएगा, अभिनेत्री। यहाँ पर अभिनेता अभिनेत्रियों मतलब कि हीरो हीरोइन की जिनकी ज़रूरत थी उनका पढ़ा लिखा होना ज़रूरी था। क्यों? क्योंकि पहले तो एक्शन करते थे, है ना, बोलते नहीं थे। अब बोलना भी पड़ेगा, अगर बोलना है तो पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है कि वो सही ढंग से बोल सकें, समझ सकें, है ना, अलग अलग भाषाओं के शब्दों को, तभी तो वो अच्छे से बोल पाएंगे। तो इसीलिए हीरो हीरोइन का पढ़ा लिखा होना जरूरी हो गया, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे। संवाद होता है कि डायलॉग भी बोलने थे। अब उनको सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। पहले तो भी हाथ हिलाकर एक्शन के माध्यम से अभिनय करके डांस करके वो मूवी कर लेते थे, लेकिन अब बोलना भी था, इसीलिए पढ़ा लिखा होना जरूरी था। मूक फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले, उछल कूद करने वाले अभिनेताओं को से काम चला लिया जाता था। अब ये बोला गया जब मूक फिल्में थी, यानी कि बिना साउंड वाली मूवी थी, तो जो अच्छी बॉडी वाला होता था, जो करतब दिखा सकता था, स्टंट कर सकता था, उछल कूद कर सकता था, ऐसे हीरो ले लेते थे। लेकिन अब उन्हें संवाद बोलना था, संवाद मतलब डायलॉग बोलना था, तो नायक की प्रतिभा की कदर भी होने लग गई। क्यों? कि ये नायक कितनी अच्छी एक्टिंग कर सकता है। प्रतिभा होता है कुशलता, है ना, वो कितना कुशल है अपने काम में, वो कितना अच्छे से अपना डायलॉग बोल सकता है, एक्टिंग कर सकता है, तो उसकी क्या होने लगी, कदर होने लगी। यानी कि एक अच्छे हीरो की कदर होने लगी, रिस्पेक्ट होने लगी। इसीलिए आलम आरा के बाद आरंभिक सवाक दौर की फिल्मों में कई नायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। इसीलिए आलम आरा के बाद जो भी बोलने वाली फिल्म बनी तो अच्छे अच्छे हीरो हीरोइन जो है वो मूवी में नजर आने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ गया, क्योंकि हिंदी उर्दू सभी भाषाओं के शब्दों का यूज़ होने लगा मूवी में, तो उनकी भाषाओं का महत्व बढ़ गया। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह प्रचलित बोलचाल की भाषाओं को दाखिल किया गया। अब सिनेमा में जो हिंदी उर्दू ऐसी भाषाओं के शब्दों के साथ साथ जो हम जिस लैंग्वेज में आपस में बात करते हैं ना, ऐसी बोलचाल की भाषा के शब्दों का भी उपयोग होने लगा। ठीक है, एक तरह की नई आज़ादी थी जिससे लोग आगे चलकर अपने दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब होता है परछाई, फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगी। अब ऐसी हमारी सामान्य बोलचाल के शब्दों का यूज़ होने लगा, तो जो लोग थे ना अपने जीवन से रिलेट करके मूवी को देखने लगे। अभिनेताओं और अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ा। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका, माधुरी एक फिल्म का नाम है, इसमें नायिका कौन थी, सुलोचना। अब यहाँ पे क्या है, सुलोचना शब्द आया है, ये यहाँ पे एक समास है सुलोचना शब्द में। सुंदर है नयन जिसके, कौन, अर्थात राधा। तो कौन सा समास, बहुब्रीहि समास, जिसमें ना पहला पद प्रधान ना दूसरा पद प्रधान, कोई अन्य पद प्रधान हो, वहाँ पर बहुब्रीहि समास। तो सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय हुई। लेखक कहता है माधुरी नाम की एक फिल्म आई जिसमें नायिका यानी कि हीरोइन थी सुलोचना, उसने जो हेयर स्टाइल किया था ना, तो सभी जो लेडीज़ हैं वो उसमें लोकप्रिय हो गया वो वाला हेयर स्टाइल। औरतें अपनी केश सज्जा होता है बाल बनाना, उसी तरह करती थी, अपने बाल उसी तरह बनाती थी जैसे मूवी में देखती थी। अर्देशीर ईरानी की फिल्मों में भारत के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया। अब वो कह रहे हैं कि अर्देशीर ने जो फिल्में बनाई उन्होंने ईरानी जो कलाकार थे, जो हीरो थे, उनको भी अपनी फिल्मों में लिया। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिमी एशिया में पसंद की गई। भारत के साथ साथ इन देशों में भी आलम आरा मूवी को पसंद किया गया। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को सवाक सिनेमा के जनक अर्देशीर ईरानी की उपलब्धि को
अपनाना ही था, क्योंकि वहाँ से सिनेमा के एक नए युग की शुरुआत हुई। ठीक है, तो क्योंकि अब इसके बाद क्या हुआ कि भारतीय सिनेमा के जनक जो कहे जाते हैं फाल्के, उन्होंने भी सवाक फिल्में, साउंड वाली फिल्में बनानी शुरू कर दी, क्योंकि लोग उसे पसंद करने लग गए थे। और बोलने के कारण, साउंड के कारण जो नायक नायिका हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं, तो अपनी फीलिंग को भी अच्छे से एक्सप्रेस करने लगे, है ना। तो आज हमने क्या पढ़ा इस पूरे पाठ में, आलम आरा पहली बोलती फिल्म के बारे में, उसके कारण सिनेमा जगत में क्या बदलाव आया, और अभिनेता और अभिनेत्रियां कैसे चुने जाने लगे, ये सब कुछ इस पाठ में पढ़ाया गया। ठीक है, अब इस पाठ के अंदर हमने क्या किया था, जो शब्दार्थ किए थे वो भी हमने लिख दिया है यहाँ पे। भाषा का ज्ञान, जो भी मूल शब्द क्या है, प्रत्यय क्या है, उपसर्ग जहाँ पर यूज़ हुआ है, संधि विच्छेद जहाँ बताया मैंने आपको, समास विग्रह जो बताया, ये पूरा इसके अंदर दिया गया है। तो आप यहाँ से नोट करेंगे अपनी फेयर नोटबुक में। ठीक है, इस पाठ के शुरू में सबसे पहले ये नोट करेंगे, फिर उसके बाद इस पाठ के प्रश्न उत्तर।